सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के फर्स्ट पेपर यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 6 के सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 का नाम है उभरती समाज के प्रमुख मुद्दे, यानी कि हमारे समाज में जो भी प्रमुख रूप से आने वाली चुनौतियां हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, इसके अलावा पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे समाज में आगे चुनौती के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं, उन सभी चुनौतियों के विषय में हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो शिक्षा में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, किस तरीके से हम बच्चों को शिक्षित करें कि आगे चल करके वो इन सभी समस्याओं से आसानी से निपट सके और ये समस्याएं आगे चल करके बढ़े ना, बल्कि इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर अच्छे से आप इस सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका चैप्टर भी तैयार होगा और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर कर लेंगे। इससे पहले हमने आपके सभी विषयों के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। सभी चैप्टर्स पढ़ाने के बाद हमने तब आप लोगों के सभी चैप्टर्स के अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया है और हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे से सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया है दोस्तों, और वो भी हाथों से लिख करके, यानी कि हैंड रिटन नोट्स में आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से अपने सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और जितना यहाँ पर हमने पढ़ाया है, अगर आप इतना ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी अलग से कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है, कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ अच्छे से पढ़ते चलिए और फिर आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए या फिर जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों, लगातार पूछे गए क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि अगर 1 से 2 बार या 3 बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको जरूर अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी सेम यही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या शिक्षा क्या होती है। मनियलिस के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को मानव जनसंख्या की प्रकृति एवं जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक तथा मानवीय प्रभावों को जानने की अध्ययन विधियों का विश्वसनीय ज्ञान या सीखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इससे क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही हैं, किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, उस पर मानव के संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके अलावा किस तरीके से बच्चों को इसका अध्ययन कराया जाए कि बच्चों को इसका सटीक ज्ञान मिले और आगे चल करके वो जनसंख्या को कंट्रोल करने में, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में एक सहायक कड़ी के रूप में सिद्ध हो। तो इस तरीके से जनसंख्या की शिक्षा दी जाए बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। 2016 में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य छात्रों को बढ़ती हुई जनसंख्या का व्यक्ति, परिवार, समाज, देश व विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है। सिंपल सी बात मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है, पानी नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें सीमित मात्रा में हैं, तो सीमित मात्रा में है तो इनका यूज भी हमें कम करना चाहिए और एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो जनसंख्या शिक्षा जो है हमें इसी चीज की शिक्षा देती है कि अगर जनसंख्या कम रहेगी तो इस तरीके से जब पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो जितने लोग रहेंगे उनके लिए सभी प्रकार के संसाधन मौजूद रहेंगे, चाहे हवा हो, पानी हो, भोजन हो, सभी उनको शुद्ध रूप से मिलेंगे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो लोगों को सभी प्रकार से शुद्ध रूप से चीजें मिलना मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए आज आप देख रहे हो कि हमारा समाज पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से लड़ रहा है, क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो काम भी होना चाहिए उनको करने के लिए, काम ढूंढने जाएंगे तो फैक्ट्रीज और बढ़ती जाएंगी। जब लोग बढ़ेंगे तो फैक्ट्रियां बढ़ेंगी तो पॉल्यूशन यानी कि उससे धूल और धुआं भी निकलेगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ी कड़ी जो है वो जनसंख्या, अगर जनसंख्या कंट्रोल रहेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कम होगा। व्यक्ति जब कम यूज करेगा तो प्रकृति को भी क्षति नहीं होगी। तो इस तरीके से पेड़ पौधों को भी
पेड़ पौधों की भी अधिक कटाई नहीं होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों जनसंख्या को कम करने के लिए बहुत सारे स्लोगन भी बनाए गए। इसमें एक स्लोगन बहुत ही फेमस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है हम दो और हमारे दो। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों हॉवर्ड बेकर ने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध या फिर स्थिति जन्य बाल अपराध। इसका मतलब है कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो बाल अपराधी बन जाते हैं, तो उनको भी डिवाइड किया गया है कि किस तरीके से किस-किस प्रकार के बाल अपराधी होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि समूह में चोरियां करते हैं, और वैसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है या फिर घर में अशिक्षा होती है। इसके अलावा अकेले भी वो चोरी करते हैं या कोई और भी काम करते हैं, हिंसा का काम करते हैं। तो ऐसे बच्चों को सही रास्ते पर लाना, ऐसे बच्चों के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था करना, ऐसे बच्चों को आवासीय सुविधा देना रहने के लिए और पढ़ने के लिए, ये सब सरकार अपने स्तर पर करने का प्रयास कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर बाल अपराध के 4 प्रकार बताए गए थे और ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों के 100% नामांकन के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं? दोस्तों बच्चों के 100% नामांकन यानी कि 100% जो उनका एडमिशन है, इसके मार्ग में सबसे ज्यादा आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो अपव्यय और अवरोधन है। और अपव्यय और अवरोधन, अगर आप में से जितने भी प्रशिक्षु लगातार हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय या ह्रास एक ही चीज होती है, जब बच्चा स्कूल आ रहा है, उसने एडमिशन ले लिया, स्कूल आया, 2-3 महीने आया, उसके बाद वो एकाएक स्कूल से गायब हो गया, यानी कि वो स्कूल अब आ ही नहीं रहा है। और अवरोधन का मतलब होता है कि बच्चा कक्षा 2 में लगातार 1 साल रहा, 2 साल रहा, मतलब वो कक्षा 2 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, उसकी पढ़ाई अच्छी हो ही नहीं पा रही है, लगातार एक ही क्लास में कई साल तक वो पढ़ रहा है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अवरोधन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 2017 में पूछा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों का विद्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव की समस्या का कारण बताइए। बच्चों का विद्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव की समस्या का कारण अरुचिकर पाठ्यक्रम, शिक्षण संसाधनों की कमी एवं लोगों में जागरूकता का अभाव है। बिल्कुल सही बात है कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव की समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पाठ्यक्रम है वो अरुचिकर, इसके अलावा बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से अधिक चीजें उसमें करके सिखाने के लिए नहीं दी होती है पाठ्यक्रम में। इसके अलावा शिक्षण संसाधनों की कमी यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की भी कमी होती है, सहायक शिक्षण सामग्री की भी कमी होती है और जागरूकता का भी अभाव होता है। तो इसीलिए लगातार कई बार टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है, लगातार होती रहती है ताकि जो बच्चों के पढ़ाई का लेवल है वो बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा में समान अवसर से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता है। यानी कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म ये सब चीजों को अलग रख करके, कोई बहुत धनी है, कोई गरीब घर का बच्चा, ये सब नहीं सोचना है। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना ही शिक्षा के समान अवसरों को बताता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार कल, अगर आप में से किसी ने भी अच्छे से अटेंड किया था सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन 2 बार आया था बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग ये तिथि याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 बहुत ही जरूरी तिथि है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहली बार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो गई कि वो अपने राज्य में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हर हाल में दिलाएं। किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य हो सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो अधिनियम पास हुआ ये 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू भी हो गया। तो आप याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व पर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का
क्रियान्वयन करना था, यानी कि सरकार ने जो जनसंख्या कम करने के लिए जो नीतियां बनाई हैं उनको फॉलो कैसे किया जाए, उन कार्यों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इसी को देखते हुए ये बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं हैं, उसमें है शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। दोस्तों अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे घरों में जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, वो उन्हें लगता है कि लड़कों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, लड़कियों को पढ़ा लिखा करके हम क्या करेंगे, शादी ब्याह कर देंगे, अपने घर चली जाएंगी। तो ऐसी मानसिकता अभी भी है कुछ लोगों में, ज्यादातर लोगों में नहीं है। अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग धीरे-धीरे शिक्षा जो है वो लोगों को समझदार बना रही है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं रूढ़िवादी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि लड़कियों की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को ही शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज केवल लड़कों से नहीं लड़कियों से भी चलता है और दोनों मिल कर के इस समाज का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और हमारे संविधान ने भी दोनों को ही समान अवसर दिया है, दोनों को ही समान माना है। हर एक नागरिक समान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इस तरीके से सभी को शिक्षा की समानता का भी अधिकार है। तो इस तरीके से शैक्षिक अवसरों की जो समानता है, ये सभी को मिलना चाहिए शिक्षा, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपसे बेहतर ये कौन बता सकता है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, बालिका शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि उन्हें लगता है कि लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है, जबकि आप सभी लोग स्वयं शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दोनों लोगों को रोजगार लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समाज है इसमें कोई भी भेदभाव, किसी भी भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, सभी को समान अवसर प्राप्त है। तो इस तरीके से जो शिक्षा में प्रमुख रूप से समस्याएं हैं, खासकर बालिका शिक्षा में, उनको आपने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, शैक्षिक समानता की एक परिभाषा का उल्लेख कीजिए। दोस्तों MS गोरे के अनुसार अवसरों में समानता, समानता के निरपेक्ष लक्ष्य तथा इन कार्यों के लिए असमान पुरस्कार देने की सामाजिक आवश्यकता, जिनके लिए अपेक्षित कौशल, विशेषज्ञता, शारीरिक शक्ति या अन्य गुणों के स्तरों से संबंधित मांगे असमान होती हैं, के मध्य एक समझौता है। उनके अनुसार अवसरों की समानता के प्रत्यय में गतिशीलता के माध्यमों तक समान पहुंच निश्चित है। यानी कि जो शैक्षिक समानता है, यहाँ पर इनके कहने का मतलब यही है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए और सभी को समान कौशल भी सीखने का यहाँ पर पूरा मौका देना चाहिए, यही यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या का उपलब्ध संसाधनों से आगे बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमारे पास संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, जितनी भी चीजें हैं वो सीमित है। प्रकृति को लगातार हम क्षति पहुंचाते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी लेने के लिए, हम जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा और लोगों को ना तो सही से पीने को पानी मिलेगा, ना सही से शुद्ध रूप से खाना मिलेगा। तो इस तरीके से जो जनसंख्या है, इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, बाल श्रम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बालकों द्वारा किसी खतरनाक उद्योग, खान, कारखाने आदि में किया जाने वाला कार्य जोखिमपूर्ण बाल श्रम कहलाता है। यानी कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो किसी उद्योग में, किसी कल कारखाने में काम कर रहा है जो कि जोखिमपूर्ण है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अलगाववाद के दो प्रमुख प्रभाव लिखिए। दोस्तों अलगाववाद के दो प्रमुख कारण है। अलगाववाद संकीर्ण नेतृत्व को बढ़ावा देता है। अलगाववाद राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, अब तो हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग बन चुका धारा 370 हटने के बाद, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे नेता थे जिन्हें हम अलगाववादी नेता कहते हैं। तो अलगाववादी नेता मतलब अलगाव राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाती है, आपने स्पष्ट रूप से देखा। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर के लिए अच्छा नहीं था। अलगाववादी नेता पत्थरबाजी करवाते थे कश्मीर में, और बहुत सारी चीजें ऐसी करवाते थे जो कि बहुत ही बुरा था। वहां के युवाओं से वो ये काम करवाते थे। वहां अगर किसी भी राष्ट्र में बच्चों को गलत दिशा मिल जाएगी तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये लोग युवाओं से पत्थर फिकवाते थे और खुद अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने को भेजते थे। तो इस तरीके के अलगाववादी नेता थे। अभी
इस समय तो बहुत सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अलगाववाद संकीर्ण नेतृत्व को बढ़ावा देता है, यानी कि संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्र के विकास से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, उन्हें बस केवल अपने अपने विकास यानी कि अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसी चीजें करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को क्या कहते हैं? अलगाववादी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है व्यवसायीकरण का क्या अर्थ है? व्यवसायीकरण से आशय उस जीविकोपार्जन संबंधी व्यवसाय से है जिसे समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा समाज द्वारा उस व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, व्यवसायीकरण से आप समझ गए होंगे कि ये जीविकोपार्जन का एक साधन है। विभिन्न प्रकार का लोग व्यवसाय करते हैं, जैसे कि किसी ने अपनी दुकान खोल ली है, चाहे वो जनरल स्टोर की शॉप हो, चाहे मेडिकल की शॉप हो, चाहे कपड़े की हो। तो इस तरीके से ये अपना लोग खुद ही व्यवसाय करते हैं और समाज उन व्यवसाय को स्वीकृति भी प्रदान करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? दोस्तों किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जैसे कि हमारे देश में 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया गया है, सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, अगर इस तरीके से भी आप लिख देंगे तो भी सही रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा भी प्रमुख रूप से हमारे देश में इन सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 43 है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोकतंत्र की रक्षा, व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास, वर्ग भेद की समाप्ति, समाज के उन्नयन एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता पड़ी, यानी कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है बाल श्रमिक को परिभाषित कीजिए। दोस्तों बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। भारतीय जनगणना में दी गई परिभाषा के अनुसार एक बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम करने में लगाता है तथा 14 वर्ष से कम आयु का होता है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा भी आपने ऊपर भी देखी है। जो बाल श्रमिक होते हैं उन्हें इस तरीके से अगर कोई बाल श्रम करता है और जिस भी बच्चे की आयु खासकर जो भी 14 वर्ष से कम के हैं, अगर वो किसी भी तरीके से किसी खतरनाक कारखाने में काम कर रहे हैं, कल कारखाने में काम कर रहे हैं जहां पर विस्फोट होने की संभावना है या फिर जहां पर उनकी जान को खतरा है, तो इन सब जगहों पर बाल श्रम निषेध अधिनियम ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया कि इस तरीके की खतरनाक जगहों पर बच्चे काम ही ना करें। और वैसे भी हमारे देश के संविधान ने सभी बच्चों को मौलिक अधिकार दिया है कि 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सबसे पहले अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करनी है, उसके बाद कोई काम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से लगातार ऐसे ही अपडेट रहें। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में आई बटन पर भी यहाँ पर बना होगा आई बटन, इस पर भी क्लिक करके सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और लगातार ऐसे ही अपने अच्छे कमेंट्स और अपने लाइक्स जरूर हमें ऐसे ही देते रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए क्योंकि लगातार आगे चल करके आपको यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट सबकी तैयारी हम करवाएंगे और हमारा एक ही उद्देश्य है आप में से एक प्रशिक्षु जल्द से जल्द शिक्षक बने। तो इसीलिए आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना होगा और सभी विषयों को ऐसे ही पढ़ते रहना होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।